हेलो एवरीबॉडी। ये चैप्टर 5 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में लास्ट पढ़ा और वहाँ पर मैंने इमैस्कुलेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को डिस्क्राइब किया था। आज पॉलिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलिनेशन किस तरह से होता है इस चीज़ को देखेंगे। In case of sweet pea, insect bee act as the agent of pollination। तो इसीलिए स्वीट पी एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहलाएगा। यहाँ पॉलिनेशन के समय जो फ्लावर होती है वहाँ बीज जब आते हैं और पेटल्स के ऊपर लैंड करते हैं तो वो अंदर की तरफ और घुसते हैं, जिसके वजह से वो नेक्टरिस तक पहुंच सके, क्योंकि उनका मकसद होता है नेक्टर को पीना। तो विंग पेटल्स जो हैं, जो आपके फूल के बाहर के जो पेटल्स हैं, वो उन्हें हटाकर अंदर की तरफ जो पिस्टल के पास पा जाते हैं, वो पेटल्स, कील पेटल्स को हटाते हुए पहुंचते हैं वो सीधा नेक्टरिस के पास, और वहां से वो अपने जीभ के मदद से नेक्टरिस से नेक्टर को पी लेते हैं। इस प्रोसेस में क्योंकि वो पेटल्स को जब हटाते हुए अंदर जाते हैं तो वहां पर जो स्टेमेंस हैं, स्टेमेंस के पॉलिन ग्रेन्स उसके बदन में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और जब वो वहां से निकल कर दूसरे फूल में पहुंचता है तो दूसरे फूल में फिर वापस वही प्रोसेस करते हुए जब अंदर घुसता है तो वो पॉलिन ग्रेन्स उसके बदन से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टिग्मा है, यानी पिस्टल का स्टिग्मा, वहां एडहेयर कर जाता है, जिस तरह से पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है। फिर वहां पर भी वो इसी तरह से नए पॉलिन ग्रेन्स को अपने बदन में चिपका कर फिर वो तीसरे फूल के पास पहुंचेगा। तो इस तरह से पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट एक फूल से दूसरे फूल जब पहुंचता है तो अपने पॉलिन ग्रेन्स को बदन में चिपका कर वो दूसरे फूल तक पहुंचता है, जिसके वजह से वो जब नेक्टर को पीने के लिए अंदर जाता है तो वो पॉलिन ग्रेन्स वहां पर स्टिग्मा में चिपक जाती है और पॉलिनेशन हो पाता है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जैसे स्वीट पी में इस तरह से इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के केस में, जैसे मेज में, देखा जाता है कि जो स्टेमन पार्ट है यानी मेल पार्ट है वो फ्लावर से थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो बताया भी गया था, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा था विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, तो उसमें बताया गया था कि जो स्टेमेंस होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और स्टेमेंस में जो पॉलिन ग्रेन्स अटैच्ड रहते हैं एंथर में, वो बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से जब हवा तेज चलता है तो वो पॉलिन ग्रेन्स जो है वो लूजली अटैच्ड होने के कारण वो वहां से निकल पड़ते हैं और हवा जो है वो उसे बहाकर एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसके वजह से पॉलिन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर्स। तो इस तरह से विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि पॉलिनेशन पूरा यहाँ तक खत्म होता है और फर्टिलाइजेशन के पार्ट को शुरू होता है यहाँ से। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया इट इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, या सिंपली ये बोलेंगे इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में आप इस फिगर को ध्यान दीजिए कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, तो एंथर के अंदर जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होता है तब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होती है। यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स इन द एंथर, द न्यूक्लियस ऑफ द एंथर गेट्स डिवाइडेड into two nuclei. One is called tube nucleus
whereas the other is known as generative nucleus, which is also called male nucleus. यानी मैचुरेशन के समय पॉलिन ग्रेन्स जो है वो उनके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर दो न्यूक्ली में बदल जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जेनरेटिव या मेल न्यूक्लियस। तो और पॉलिन ग्रेन जो है वो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, उसमें दो लेयर्स होते हैं, बाहर वाला लेयर एक्साइन और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं। तो जब पॉलिन ग्रेन आकर स्टिग्मा में गिरता है तो पॉलिन ग्रेन में ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस, इनका फिर फर्दर काम शुरू हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस क्या करती है कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज करना शुरू करती है। ये तब होता है जब पॉलिन ग्रेन आकर स्टिग्मा में गिरे, उसके बाद का प्रोसेस है। यानी मैचुरेशन के समय सिर्फ आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, लेकिन ये न्यूक्लियस फंक्शनल तब हो रहा है जब वो पॉलिन ग्रेन आकर स्टिग्मा में एडहेयर कर रही है। तो जब स्टिग्मा में आकर वो एडहेयर करती है तो ये पॉलन ट्यूब जो है वो एंजाइम्स रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से यहाँ ये पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करती है। और ये पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से होते हुए जब नीचे आती है तो उस एंजाइम के वजह से ये स्टाइल को डिसॉल्व करते हुए ये इलोंगेट होती है। यानी वो जो एंजाइम्स ट्यूब न्यूक्लियस रिलीज कर रही है वो एक तरफ जहां स्टाइल को डिसॉल्व कर रही है, वहीं दूसरे तरफ वो पॉलिन ट्यूब को इलोंगेट भी कर रही है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि वो इलोंगेट होकर ओवरी में रप्चर करके अंदर ना चली जाए, तब तक ये चलता रहता है। यानी ट्यूब न्यूक्लियस एंजाइम्स रिलीज करते रहते हैं और ट्यूब पॉलन ट्यूब जो है वो इलोंगेट होती रहती है। जैसे ही पॉलन ट्यूब ओवरी को रप्चर करती है तब जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये फर्दर एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं सेल ओव्यूल के अंदर, उसके अंदर वो एग सेल्स के साथ में वो फ्यूजन होता है। यानी जेनरेटिव न्यूक्लियस यहां पर फर्दर फिर से एक डिवीजन करती है और जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो मेल न्यूक्लियस बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिन ग्रेन्स ने मैचुरेशन के समय डिवाइड होकर न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका हो गया ट्यूब न्यूक्लियस जो यहां पर पॉलिन ट्यूब को इलोंगेट करवा रही है, और दूसरा जो जेनरेटिव या मेल न्यूक्लियस था वो जब ओवरी के अंदर चली जाती है तो वो दो न्यूक्लियस में फिर डिवाइड होती है, जिसे हम मेल न्यूक्लियस या स्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो वो जो दो न्यूक्लियस है उसे आप यहां पर दो डॉट के जैसे देख पा रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लियस जो है उनमें से एक जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है। एग सेल के साथ फ्यूज होने के समय सिनर्जिड सेल्स उसे मदद करते हैं, क्योंकि जब ये पॉलन ट्यूब यहां एंटर करेगी, इस एंटर करने के समय वो दो सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड सेल में एंटर कर जाती है, जिसके वजह से वो सिनर्जिड सेल्स उसे हेल्प करता है इस मेल न्यूक्लियस को, इस स्पर्म न्यूक्लियस को एक सेल के साथ फ्यूज होने में। तो ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस विद द एग सेल द जाइगोट इज फॉर्म्ड। ये फर्स्ट एक फर्टिलाइजेशन हो गया। जो सेकंड न्यूक्लियस है, दो आपका सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या करेगी, वो आपके ओव्यूल के अंदर में जो दो पोलर न्यूक्ली है, ये जो दो पोलर न्यूक्ली है उसके साथ फ्यूज होगी। यानी एक न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज हुआ और बनाया जाइगोट, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस ये दोनों पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होगा और तब बनेगा आपका एंडोस्पर्म। तो इस केस में क्योंकि दो पोलर न्यूक्ली और एक स्पर्म न्यूक्लियस तीनों मिलकर फ्यूज हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये ट्रिपल फ्यूजन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द अदर फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस एंड एग सेल. So total two type of fertilization is seen inside this ovule. That's why this fertilization is known as double fertilization. एक fertilization में zygote बना और एक fertilization में endosperm. Endosperm किसी भी seed के लिए उसका stored food है जो वो जर्मिनेशन के समय यूज करता है, क्योंकि उस समय सीड के पास ना तो रूट्स होते हैं ना ही शूट। तो यही एंडोस्पर्म को वो क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं टू गेट डेवलप्ड। तो होप आपको इतना दूर समझ में आया है।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको और याद करके समझनी है। वो ये है कि आपका जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, देखिए इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान दें तो ये ओव्यूल 2 लेयर में पाया जा रहा है और वो दोनों लेयर जो है वो इंटीगुमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब इंटीगुमेंट्स जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल का। ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है इंटीगुमेंट्स। अंदर के तरफ में इंटीगुमेंट जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जहां पर एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्ली, एग सेल, सिनर्जिड सेल्स ये सब उसके अंदर में पाए जाते हैं। तो इंटीगुमेंट्स के अंदर का ये जो प्रोटेक्टिव लेयर का बीच का जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सो द 2 इंटीगुमेंट्स अल्टीमेटली हैज nucleus between them. This nucleus is nothing but the cells which has food stored in them. यानी इसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, ऐसे सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं ये इंटीगुमेंट्स के अंदर, जो न्यूक्लियस नाम से यहाँ पर बताया गया है। और देखिए इंटीगुमेंट एक पूरा का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है। इंटीगुमेंट्स एक जगह पर आकर एक ओपनिंग या एक रप्चर का जैसा वहां पर वो अलग हो रखा है। इस पार्ट को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल जो है ये वही जगह है जहां पर जब ये पोलन ट्यूब ओवरी में रप्चर होकर जा रही थी तो ये इसी माइक्रोपाइल से होकर जाती है, सो दैट इट एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स and the sperm nucleus which has been formed from division of the generative nucleus can fuse with the egg cell as well as with the 2 polar nuclei so that double fertilization can take place. ये पूरा का पूरा आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये बाकी के जो फूल के पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स है वो विड्रॉ कर जाती है, वो विदर अवे हो जाती है। जो पेटल्स है वो विदर हो जाती हैं। सिग्मा आपका जो पिस्टल का पार्ट है वो टूट जाता है। स्टेमेंस जो है वो झड़ जाते हैं। कैलिक्स के केस में यानी सेपल्स के केस में कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी वो फॉल ऑफ हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। जब वो फॉल ऑफ नहीं होता है तो कैलिक्स क्या करती है, वो ड्राई होकर सूख कर उसी में एक लेयर का जैसा वो चिपक जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कोई फल अगर लेते होंगे, जैसे आप अगर अमरूद वगैरह खाए होंगे तो देखे होंगे जहाँ पर उसका स्टिकी पार्ट, जो स्टिक पार्ट है, स्टॉक है उसका, जहाँ से अमरूद जो है वो पेड़ के साथ टहनियों के साथ चिपका रहता है, उस जगह में कुछ एक हार्ड कवरिंग के जैसा रहता है, जिसे आप पत्ते के जैसा भी रहता है, हार्ड भी रहता है। वही असल में कैलिक्स का पार्ट है जो वो ड्राई होकर सूख कर वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस तरह का बन जाता है। सो आइदर द कैलिक्स विल विदर अवे और इट कैन फॉर्म दैट हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये आपका पूरा पॉलिनेशन हो गया। पूरा पॉलिनेशन के बाद मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इसका मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखें। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।